अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 9 की केमिस्ट्री सीरीज के साथ चल रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 1 के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मौजूद है जिस पर आप क्लिक करके केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस को डिटेल में सीख और समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम नॉन मुस्लिम जितने भी केमिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जितने भी नॉन मुस्लिम केमिस्ट गुजरे हैं तो उन केमिस्ट ने केमिस्ट्री की फील्ड में कौन कौन से नुमाया कारनामे अंजाम दिए। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले जो हमारे पास केमिस्ट हैं that is Robert Boyle. He is known as the father of modern chemistry. Robert Boyle को modern chemistry का फादर जो है वो माना जाता है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि रॉबर्ट बॉयल ने एक बहुत फेमस लॉ पेश किया जिसे हम बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर रॉबर्ट बॉयल ने हमें ये चीज़ बताई थी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर उस गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए। तो उस लॉ को आगे चलकर हम जब चैप्टर में आएगा तो हम उसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास जो केमिस्ट हैं दैट इज जे ब्लैक। जे ब्लैक जो है ये अपनी मैग्नीशियम नामी जो एलिमेंट है इसकी डिस्कवरी के साथ साथ इन्होंने लैटेंट हीट और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया। लैटेंट हीट के बारे में अगर हम बात करें तो लैटेंट हीट बेसिकली छुपी हुई जो हीट होती है किसी भी बॉडी के अंदर उसे कहा जाता है। ये भी जब हम चैप्टर हीट पे पहुंचेंगे फिजिक्स के अंदर तो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो मूव ऑन होते हैं हमारे थर्ड केमिस्ट दैट इज जोसेफ प्राइसली। जी प्राइसली जिन्हें कहा जाता है। सो ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। तो जे प्राइसली जो थे इन्होंने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जो है इनको डिस्कवर करके बताया। उसके बाद हमारे पास जी हम बात करते हैं नंबर 4 केमिस्ट दैट इज शीले। तो ये जो है हमारे पास जर्मन स्वीडिश केमिस्ट थे। तो इन्होंने आज़ादाना तौर पर अलग से जो है वो ऑक्सीजन को, क्लोरीन को और मैग्नीज को डिस्कवर किया। अच्छा बच्चों, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि मैग्नीशियम जो है ये एक अलग एलिमेंट है जबकि जो हमारे पास मैग्नीज है ये डिफरेंट एलिमेंट है। सो दीज बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स। सो आपने इनको मिक्सअप नहीं करना, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सो मूव ऑन होते हैं हमारे फिफ्थ केमिस्ट की तरफ जो कि हैं कैवेंडिश। ये भी काफ़ी फेमस हैं। So he is noted for the discovery of hydrogen, which is termed as inflammable air. तो कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन को एक तो डिस्कवर किया और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हाइड्रोजन हमारे एयर का वो हिस्सा है जो कि इनफ्लेमेबल है, यानी कि जो कि आग लगने में बहुत ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये भी कैवेंडिश ने हमें बताया। उसके बाद हम लेवाइजर की बात करते हैं। तो लेवाइजर ने ये बताया कि हमारी एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी एयर मौजूद है अगर इस एयर के 5 हिस्से किए जाएं तो उनमें से एक जो हिस्सा है वो ऑक्सीजन गैस पर मुश्तमिल है, जिसे हम इस वक्त मॉडर्न साइंस के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारी एयर के अंदर 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये लेवाइजर ने ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया जिसे आगे जाकर मज़ीद इस्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ साथ इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो काम किया वो ये किया कि इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज़ के अगर किसी चीज़ को भी आपने जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और आज की भी जो साइंस इस्टेब्लिश साइंस है वो भी इस कॉन्सेप्ट को मानती है कि जहाँ पर भी आपने कोई चीज़ कंबस्ट करनी है, कोई चीज़ बर्न करनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कॉन्सेप्ट लेवाइजर ने पेश किया था। फिर आगे बढ़ते हैं जी जॉन डाल्टन की तरफ। जॉन डाल्टन बहुत मशहूर है। एक तो उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पेश किया था जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा और उसे हम इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिफ़िकल्ट लॉ है जो बच्चों को अक्सर नहीं समझ आता।
तो उसको भी हम काफ़ी डिटेल में और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको इंशाल्लाह वो लॉ भी समझ आएगा। तो हम जॉन डाल्टन की बात करें तो जॉन डाल्टन ने जो है एक तो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कारनामा था केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि एटम जो है वो ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम जो है वो किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट है। सो ये सारी चीज़ें जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर पेश की थी। उसी के साथ साथ जो उनका दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि इन्होंने एटॉमिक मास, बच्चों जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है और हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, यानी कि उसका जो वजन होता है। तो फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने किसी भी जो एटम है या किसी भी जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताया। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था केमिस्ट्री की फील्ड में, जो कि जॉन डाल्टन ने पेश किया। मूव ऑन होते हैं, अगला हमारे पास जो केमिस्ट है वो है बेrzelius। बेrzelius ने जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट काम किया केमिस्ट्री को स्टडी करने के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने सिंबल्स के बारे में जो है वो आइडिया पेश किया कि बजाय इसके कि हम बार बार कार्बन लिखते रहें, तो कार्बन की जगह हमने सिंबल C यूज़ किया। इसी तरीके से सल्फर है तो उसकी जगह हमने S यूज़ किया, ऑक्सीजन है तो उसकी जगह हमने O यूज़ किया, एंड सो ऑन। तो ये जो सिंबल्स का कॉन्सेप्ट है ये जे बेrzelius की तरफ से पेश किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने फार्मूला पेश किया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका पूरा फार्मूला होगा CO2, सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका फार्मूला होगा SO2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर इन्होंने केमिकल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पेश किया कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म H2O वाटर। तो ये इक्वेशन जो है ये भी इन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास बेrzelius का कारनामा है और इससे केमिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे के अंदर स्टडी किया जा सकता है। आगे मूव ऑन होते हैं तो एक कंट्रीब्यूशन, बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है और बहुत ही ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। कि अगर हम किसी भी एटम का मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हम कार्बन के जो एटॉमिक मास है 12, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये टॉपिक आएगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी हम सब ये जानते हैं कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर जो मास है इसके बारे में 4 केमिस्ट ने मिलकर काम किया, जिनमें से हमारे पास पहले हैं गे लुज़ाक हैं, उसके बाद एवोगैड्रो हैं, उसके बाद डुलांग है और इसके साथ साथ हमारे पास पैटेट है। तो इन चारों केमिस्ट ने कंबाइन होकर इस रिलेटिव एटॉमिक मास और या आप इसे कह सकते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसके बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसको आगे चलकर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे मूव ऑन होते हैं बच्चों, तो हमारे पास है मेंडलीव। यकीनन आप इनके नाम से भी वाकिफ़ होंगे। तो मेंडलीव ने जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पेश किया था, जिसके अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को तरतीब से उनके एटॉमिक नंबर की डिक्रीजिंग के हिसाब से उनको जो है वो प्लेस किया था, उनको अरेंज किया था। लेकिन फिर इनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ कमी पेशी थी, तो उसे आगे चलकर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक जो है और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास जो है वो पेश किया गया। तो इन्होंने बेसिकली बेrzelius जो है सिंबल और फार्मूला उसी चीज़ की जो है वो पैरवी करते हुए उसको काफ़ी इनहांस किया था, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स थी इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फिर उसको आगे चलकर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं जी आर्हेनियस की। आर्हेनियस काफ़ी फेमस है एसिड और बेस के हवाले से। तो इन्होंने बेसिकली आयोनिक थ्योरी पेश की थी, जिसको हम आर्हेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं, और चैप्टर एसिड और बेस के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आर्हेनियस जो है ये वो केमिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो हमेशा H+ आयन जो है वो रिलीज करता है। और इसी तरीके से अगर हम किसी सोल्यूशन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और वो OH- आयन जो है वो रिलीज करें तो हम उसे बेस कहते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर हम किसी भी सब्सटेंस को एसिड या बेस जो है
वो उसकी मालूम कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये थ्योरी जो है वो आर्हेनियस ने पेश की थी और फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से भी इन्होंने बात की थी। आगे वो ऑन होते हैं तो हमारे पास है जी माइकल फैराडे, बहुत मशहूर है, ना ही केमिस्ट्री से बल्कि फिजिक्स के अंदर भी इनके बड़े नुमाया कारनामे हैं जो कि हम आगे चलकर स्टडी करते रहेंगे। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया, जिस ब्रांच को हम अपने चैनल पे भी डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर काफ़ी बातें की और फिर माइकल फैराडे के केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर जो है वो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना वो बड़े फेमस हैं कि किस हमने एलिमेंट को जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने कैथोड पे रखना है, एनोड पे रखना है। अच्छा जी, हमारे पास जो कैथोड होता है वो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास एनोड होता है वो क्या होना चाहिए, कितना मास कितने टाइम में डिपॉजिट होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि फलानी चीज़ के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का ही नतीजा होता है जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो माइकल फैराडे की तरफ से पेश किए गए। तो इससे भी हम आगे चैप्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट है बच्चों वो है जे थॉमसन। सो जे थॉमसन जो है इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की जिसे हम कहते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और कैथोड रे ट्यूब नामी एक बाकायदा पूरा apparatus था जिसमें से इन्होंने बीटा रेज जो है वो पास की थी और उसमें से फिर हमें ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, उनका मास क्या होता है। तो जे थॉमसन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर की। सो मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट केमिस्ट की तरफ, हेनरी बेक्वेरेल। ये भी बड़े फेमस हैं और नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने जीता है। तो इन्होंने बात की थी रेडियो एक्टिविटी के हवाले से। तो रेडियो एक्टिविटी बच्चों हम अपनी वीडियो जिसके अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसमें हमने डिस्कस की थी, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको रेडियो एक्टिविटी के हवाले से बताया। तो अगर आपने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आपको रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यकीनन क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ फिर हमारे पास नेक्स्ट केमिस्ट हैं, फीमेल केमिस्ट हैं मैरी क्यूरी, और बड़ा ही काबिल ख़ानदान था जी इनका। इनकी पूरी फैमिली के अंदर जो है वो 5 नोबेल प्राइजेज़ हैं जिनमें से 2 नोबेल प्राइज़ इन्होंने खुद जीते हैं और ये पहली खातून केमिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ जीता। और ना ही फर्स्ट टाइम बल्कि इनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि ये वाहिद फीमेल है दुनिया की जिनके पास 2 नोबेल प्राइजेज़ हैं और दोनों डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है। यानी कि इनको एक नोबेल प्राइज़ जो है वो केमिस्ट्री के अंदर मिला था रेडियो एक्टिविटी के हवाले से, और एक नोबेल प्राइज़ जो है वो इनको फिजिक्स के अंदर मिला था। तो इन्होंने बेसिकली रेडियम नामी एक एलिमेंट है, लेकिन आप आगे चलकर हम उससे स्टडी करेंगे, और एक पोलिनियम नामी एलिमेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट बेसिकली इन्होंने डिस्कवर किए थे। सो लिहाजा इनको 2 नोबेल प्राइजेस मिले हैं और ओवरऑल इनकी फैमिली के अंदर जो है वो 5 नोबेल प्राइजेस हैं। इनके हस्बैंड जो हैं मैरी क्यूरी, उनके पास भी नोबेल प्राइज़ है और उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ शेयर किया था वो हेनरी बेक्वेरेल जो ऊपर हमारे पास 17th केमिस्ट हैं रेडियो एक्टिविटी के हवाले से, तो उनके पास भी एक नोबेल प्राइज़ है। तो बड़ी काबिल फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। तो ये थी जी मैरी क्यूरी। आगे बढ़ते हैं जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो केमिस्ट हैं वो हैं नील बोहर। सब जानते हैं कि 1913 के अंदर एक तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, क्वांटम थ्योरी दी थी, इसे भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जो इनका रोल था वो था बोहर एटॉमिक थ्योरी, तो जिसके अंदर इन्होंने बेसिकली क्वांटम थ्योरी को ही डिस्कस करके तो उसके बारे में चीज़ें बताई थी। फिर हमारे पास है जी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है वो हमारे पास इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा दरमियान में होता है। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव ओवरऑल तो उस पर कोई चार्ज, हम अगर एटम की बात करते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं। सो ये डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो है वो दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसी बुनियाद पर 1908 के अंदर इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने नॉन मुस्लिम केमिस्ट के बारे में डिस्कस किया। एक टॉपिक और रह गया है मुस्लिम केमिस्ट का, उसको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाजमी दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।